हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सीमा। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे जीआईसी मेंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की। तो इससे पहले जो मैंने 2 वीडियोस डाली थी उसमें क्या किया था, मैंने आपसे सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और उनका जो आंसर था वो ऐसे ही बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। बट प्रॉपर वे में एक्सप्लेन नहीं किया था आपको कितना आंसर कैसे लिखना है। तो इस बार मैंने सोचा है कि एग्ज़ाम जो है जीआईसी का प्री का जो रिज़ल्ट है वो अभी नहीं आया है। 19 दिसंबर इसका जो एक्सपेक्टेड डेट थी मेंस की वो थी, लेकिन अभी प्री का रिज़ल्ट ही नहीं आया है। तो मेंस के एग्ज़ाम 19 दिसंबर को होना पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो अभी नहीं कह सकते कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। बट आयोग जिस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है तो वो टाइम क्या दे रहा है, कम ही दे रहा है। तो वी डोंट नो कि वो कितना टाइम अभी देगा मेंस एग्ज़ाम के लिए आफ्टर रिलीज़ प्री रिज़ल्ट। तो हमें क्या करना है कि अपनी तैयारी है ना जारी रखनी है। ऐसा नहीं है कि हम रिज़ल्ट का वेट नहीं कर सकते हैं कि कब रिज़ल्ट आएगा देन हम तभी अपनी तैयारी स्टार्ट करें। तो ये जो है क्वेश्चन जो हैं ये आपके यूपी पीसीएस मेंस एग्ज़ाम, देन जीआईसी मेंस और आश्रम पद्धति मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले। मैंने इसे में क्या किया है कि जो यूपी पीसीएस मेंस के जो एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर के वो इसमें ऐड किए हुए हैं। साथ ही एनसीईआरटी से भी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अभी हम अगर बात करें, एक्सप्लेन वाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज़ लेस नेगेटिव दैन दैट ऑफ क्लोरीन। तो देखिए मैंने क्या किया था, प्रीवियस अपनी वीडियोस में सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एज़ यू नो। बट क्या था कि आंसर नहीं दिए थे। तो अभी जैसे टाइम बहुत कम रहने वाला है, नहीं जानते हैं कि कब वो होगा, एग्ज़ाम आपका होगा। तो अभी सिर्फ आप पढ़ाई करो और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिए। एक बार क्वेश्चन देखने के बाद जब उसका आपको आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आंसर इसी वीडियो में मैं प्रोवाइड कर रही हूँ सो डेट कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आप सिंपल जो क्वेश्चन है उसका आंसर एक बार देख लीजिए और अपने आप से फ्रेम करने की कोशिश कीजिए कि एक आपको आइडिया मिल जाएगा। यानी कि आपको वो कहते हैं सैम्पल पेपर टाइप का आपको मिल जाएगा कि अच्छा इस तरह से लिख सकते हैं। इस क्वेश्चंस को कितने अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं या फिर कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या ऐसे पॉइंट्स है जो छूट गए जो ऐड और हो सकते थे। ठीक है, तो ये एक जर्नल वे मैं आपको बता रही हूँ, आप इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यानी कि एक आपको आइडिया लग जाएगा बेसिक सा कि क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जो आंसर्स मैंने दिए हैं ये बेस्ट हैं, बट इस आंसर को देख के आप अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हो। इसमें आप चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है फ्लोरीन की वो लेस नेगेटिव होती है क्लोरीन से। ठीक है, क्यों होती है इसका रीज़न देख लेते हैं। तो इसका सिंपल सा जो रीज़न है मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको कि जो फ्लोरीन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो स्मॉलर क्वांटम नंबर यानी कि जो लेवल होता है n=2 ही होता है, यानी कि 2s2। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके क्या होते हैं 2p5 में होता है। ठीक है, जबकि अगर आप बात करें क्लोरीन की तो क्लोरीन में किस में होता है, जो एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन तो वो किस में होता है 3s2। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रही हूँ 3p5। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऐड होता है। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो फ्लोरीन की क्या होती है, लेस नेगेटिव होती है क्लोरीन की तुलना में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन because when an electron is added to fluorine the added electron goes to smaller n=2 quantum level। तो वहाँ पर क्या होता है, सफर्स रिपल्सन, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिपल्सन फील होता है फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस लेवल। इस लेवल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनसे उसको क्या होता है, रिपल्सन फील होता है, दैट्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए इस क्वेश्चन को जो है बढ़ा के लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन इज। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये 19 लिखा हुआ है 19 नहीं है, ये 9 है। यानी कि एफ का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 9 होता है ना, तो ये 9 है। तो इक्वल्स टू 1s2 2s2 2p5। ओके, ये हो गया। देन अब बात करें अगर क्लोरीन की, इन केस ऑफ क्लोरीन द एडिड इलेक्ट्रॉन गोज टू द लार्जर n=2 क्वांटम लेवल एंड सफर मच लेस रिपल्सन।
अगर हम बात करें फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की तुलना में यहाँ पर जो रिपल्शन होता है वो कम फील करता है फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसमें जो दूसरे इलेक्ट्रॉन है उनसे आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कम रिपल्सन फील करता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, दैट्स वाई जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है फ्लोरीन की इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ फ्लोरीन। ये आप लाइन जो लास्ट में ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अपने अकॉर्डिंग भी फ्रेम कर सकते हो। मैंने जो आंसर हो सकता था वो बता दिया। ठीक है, अब देखिए आपको कितना आंसर लिखना है। ये आंसर डिपेंड करता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स में पूछा गया है। वो 25 मार्क्स में पूछा गया है। देखिए 25 मार्क्स में ये पूरा एक क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है, ये क्या पार्ट में आ सकता है, यानी कि ए बी सी ऐसे 3 पार्ट दे दिए, उसमें 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, तो उसमें से एक में ऐसे आ सकता है। अदरवाइज ये 15 नंबर में पूछा हुआ है, 15 मार्क्स के में पूछा गया है, तो हो सकता है 2 क्वेश्चन उसमें दे दिए जाए, उसमें पूछा जा सकता है। या फिर हो सकता है 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें वर्ड लिमिट कितनी होती है 10 मार्क्स की में, तो 50। और यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये जो क्वेश्चन डिस्क्राइब किया है वो 50 वर्ड से तो ज़्यादा ही किया है, तो आपको और शॉर्ट लिखना पड़ेगा ये। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो। अभी हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो ये सेकंड क्वेश्चन है ये भी जो मैंने है NCERT से ही लिया है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने डिस्कस किया था कैटाइन का जो एटॉमिक चार्ज है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, UPPCS में पूछा हुआ था। उसमें सोडियम था, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव था एंड एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव था। ठीक है, वो तीनों को आपको डिस्कस करना है। तो उस टाइप का क्वेश्चन 25 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 15 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। लेकिन अगर एक के बोल रहे हो तो एक आपको या तो 15 में पूछ लिया जाएगा या 10 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप एक बार आंसर आइडिया ले लीजिए, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो सिंपली आपको पता है कि जो सोडियम पॉजिटिव कैटाइन है इज लेस, अच्छा द रेडियस ऑफ सोडियम कैटाइन इज लेस देन डेट ऑफ सोडियम एटम। गिव रीज़न, आपको रीज़न देना है कि जो सोडियम पॉजिटिव है इसकी जो रेडियस होती है वो छोटी होती है किसकी तुलना में, सोडियम की तुलना में। क्यों, रीज़न दीजिए। इसका सिंपल सा रीज़न हमें पता है कि जो ये क्या होती है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है जैसे इंक्रीज़ होता है उसकी वजह से जो रेडियस ऑफ कैटाइन होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। रेडियस ऑफ कैटाइन डिक्रीज़ हो जाती है। तो सिंपल इसको आप लिखोगे कैसे। ठीक है, तो व्हेन एन एटम लूज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटाइन, जब कोई एटम लूज करता है अपना इलेक्ट्रॉन कैटाइन फॉर्म करने के लिए, तो क्या होती है उसकी जो रेडियस होती है वो डिक्रीज होती है। जो कि देखो कि सोडियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या बनाएगा, सोडियम कैटाइन बनाएगा। तो उसकी रेडियस क्या हो रही है, लूज हो रही है। इसकी रेडियस क्या होती है, ज़्यादा होती है और एज कम्पेयर टू सोडियम कैटाइन। ठीक है, क्या होती है, तो पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर जो फोर्सेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज होता है। इन कैटायन पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स जो है इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों के नंबर डिक्रीज हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के जो न्यूक्लियर फोर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इस रिजल्ट तो क्या होगा इसकी तुलना, इससे एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड रेडियस ऑफ कैटायन डिक्रीजेस। तो इससे क्या हो रहा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है और रेडियस ऑफ कैटायन क्या हो रही है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसी से हम क्या बोलेंगे कि आयनिक रेडियस ऑफ सोडियम इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ इट्स पेरेंट एटम सोडियम। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए सोडियम ने सोडियम कैटाइन बना है एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे, 11 थे, और यहाँ पर कितना हो गया, एक लूज़ कर दिया निकल के आया, तो यहाँ पर कितने बचे, 10। और उसके बाद अगर हम आयनिक साइज़ की बात करें तो देखिए कितना डिफरेंस है। जो सोडियम है उसका एटॉमिक जो साइज़ है या एटॉमिक जो आयनिक जो साइज़ है वो कितना है, 186 पिकोमीटर, 186 पिकोमीटर है। जबकि अगर हम सोडियम आयन की बात करें, उस कैटाइन की बात करें तो 95 पिकोमीटर, तो काफ़ी डिफरेंट है। तो काफ़ी छोटा हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। यानी कि अगर ये सोडियम है तो ये सोडियम हो जाता है आफ्टर लूज अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड, तो ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज़ कंटिन्यूसली चलने वाली है जब तक आपका GIC मेंस का एग्ज़ाम होगा और आश्रम पद्धति का जो एग्ज़ाम है होगा वो करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद सिस्टमेटिक चलेंगे। देन उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब ये डिस्कस कर लेंगे और हाँ, आप लोगों के जो GIC मेंस है उस एग्ज़ाम की जब डेट आ जाएगी, यानी कि रिज़ल्ट के बाद जब डेट आ जाएगी और हमारे
डेट आने के बाद तो मैं एक काम करूँगी कि आपकी प्रैक्टिस के लिए अभी तो ये क्वेश्चंस करा रहे हैं, एक जो जनरल पेपर होता है, जो पेपर सेट होता है, पेपर सेट यानी कि अनसॉल्व पेपर सेट जो है वो भी प्राइवेट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी, सो डैट कि आप वो पेपर लें और 3 घंटे का जो अलार्म आप सेट करके उसको सॉल्व करें, सो डैट कि आपकी स्पीड जो है वो तेज़ हो जाए, एग्ज़ाम टाइम पे आपको ज़्यादा प्रेशर फील ना करने पड़े। ओके, तो चलिए बात करते हैं फिर से क्वेश्चन की। यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, देखिए आप मान के चलिए ये जो क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का आपको आपके पेपर में मिलने वाला ज़रूर है, क्योंकि आप देखोगे कोई भी एग्ज़ाम होगा, इवन नेट जो हायर लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये इससे क्वेश्चन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का मतलब कि एक फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हायर एजुकेशन का जो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ऑक्सीजन का ना पूछे, नाइट्रोजन का पूछ सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछ सकते हैं, किसी का पूछ सकते हैं, लेकिन एमओटी से क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यूजिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कंपेयर द बॉन्ड एनर्जी एंड मैग्नेटिक करेक्टर ऑफ O2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव स्पीसीज। ये एनसीईआरटी से ही लिया है, ये क्वेश्चन भी मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। तो देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो अकॉर्डिंग टू द मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 पॉजिटिव एंड O2 स्पीसीज आर एज फॉलो, ठीक है, ठीक है। इस तरह से अच्छे से क्वेश्चन का स्टार्ट किया हमने। देन उसके बाद O2 को ले लिया। O2 जो मॉलिक्यूल है O2 पॉजिटिव, तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। एक जो ऑक्सीजन है उसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं, आप इसको जैसा भी आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा गया उसी के अनुसार आप इसको बढ़ा या घटा सकते हो, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 प्लस 8 तो इक्वल्स टू कितने हो गए, 16 हो गए। लेकिन अगर हम बात करें O2 पॉजिटिव, तो अभी आपने देखा था कि O2 से एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तब O2 पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 16 माइनस 5, तो कितने हो गए यहाँ पर, सॉरी 5 नहीं, 1, 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो 16 माइनस 1, तो यहाँ पर कितने हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर 15 जो लिखा है आप इसको 15 इलेक्ट्रॉन्स लिख लीजिएगा, 15 इलेक्ट्रॉन। आपको चीज़ें ऐसे लेके चलनी है जो आपको समझानी है कि जैसे आप किसी बच्चे को समझा रहे हो, यानी कि एक एक स्टेप आप जितना क्लियरली बताओगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अगर हम बात करें आगे जैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो आपको पता होगा एनर्जी ऑर्डर है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा स्टार यानी कि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1 स्क्वायर, फिर सिग्मा 2 स्क्वायर, और उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रह गया है, सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद आएगा, ये छूट गया था, देखिए सिग्मा 1, ये तो हो गया सिग्मा 1 s स्क्वायर, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s स्क्वायर हो गया, फिर सिग्मा 2s स्क्वायर, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग वाला है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। उसके बाद ये आएंगे सिग्मा 2p x स्क्वायर, पाई 2p x स्क्वायर, और पाई 2p y स्क्वायर। तो देखिए ये क्या होगा, यहाँ पर आप एक बात देखिए कि आपने देखा होगा कि बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन ये जो है, इसमें ये वाला जो है यहाँ पर ये 3 आप ध्यान देखिए, इस एनर्जी लेवल में क्या होता है, स्पिन क्रॉसओवर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनमें जो है पाई बॉन्ड जो पहले बनते हैं, तो यहाँ पर पाई 2px और पाई 2py जो है पहले बनेंगे, इक्वल एनर्जी के होंगे। दैन उसके बाद क्या आएंगे, सिग्मा 2p z होगा, ठीक है, ये आएंगे। तो यहाँ पर ये तो बात हुई बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन की। बेरिलियम की भी आ जाएगी इसी में, और लिथियम वगैरह इसी में करेंगे, हीलियम का इसी तरह से करेंगे। हाल तो वहाँ तक पहुँचेंगे भी नहीं उसमें, लेकिन इसी तरह से लिखते हैं उसमें एनर्जी ऑर्डर। अगर हम बात करें, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम बात करें सिंपली ऑक्सीजन एंड उसकी फ्लोरीन की, तो उसके केस में क्या होता है कि जो सिग्मा होता है, जो उसमें क्या होता है सिग्मा होता है वो पहले बनता है, ठीक है, उसके बाद पाई बनेगा। और जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक्स, तो यहाँ पर ये क्या होगा, जेड होगा, ठीक है, इसको जेड कर लीजिएगा। सिग्मा 2p z स्क्वायर, पाई 2p x स्क्वायर, पाई 2p y स्क्वायर, एंड पाई*2p x1 लिखा हुआ है। तो एक बार काउंट कर लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन करने, तो 2 4 6 8 10 12 13
सॉरी 14 और 15 हो गए हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पर ये 15, तो देखिए अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपको जो बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे आप, कि नॉन बॉन्डिंग जो है और जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको क्या करने होंगे, सब्सट्रैक्ट करने होंगे। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग यानी कि NB क्या है, यहाँ पर आप समझा भी सकते हो, NB इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर हम बात करें Na की, तो Na क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में से क्या करना है, एंटी बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सब्सट्रैक्ट करने हैं, घटाने हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक बार काउंट कर लेते हैं, तो कितने हैं, दो, कितने हैं, दो और चार, फिर यहाँ पर कितने हैं, छः, और ये दो, 8, और ये 10, तो 10 क्या हो गए आपके एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूल, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब बात करें एंटी बॉन्डिंग की, तो एंटी बॉन्डिंग कितने हैं आपके, एंटी बॉन्डिंग है आपके, एक तो ये वाला 2, एक ये वाला 4, और एक ये 5, तो 10 आपके क्या हो गए, बॉन्डिंग हो गए, और 5 क्या हो गए, एंटी बॉन्डिंग हो गए। तो 10 - 5, 5/2, तो इसका क्या आ गया, 2.5, इसका क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर। तो ये ऑक्सीजन O2 पॉजिटिव का क्या हो गया है, बॉन्ड ऑर्डर हो गया है। तो O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया है, 2.5 हो गया है। अभी बात करें अगर हम इसकी O2 नेगेटिव की, तो आपको पता है कि जब ऑक्सीजन जो है उसका कितना होता है, 8, O2 का कितना होता है, 8 + 8 = 16, और जब ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव बनेगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, 16 + 1 = कितना हो गया, 17, तो ये हो गया 17। तो चलिए देखते हैं इसमें, सिंपल ऐसे ही करेंगे। तो 1s2 सिग्मा, 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा, 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p(z²) और 2p पाई 2px और पाई 2p जो y है 2py² हो गया। उसके बाद जो है पाई स्टार 2px² = पाई स्टार 2py1। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये किस तरह से आपने काउंट किए, तो कितने इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, तो यहाँ पर देखिए p पहले जो px है 2px और ये 2py जो ये पाई है, ये सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करने होते हैं, इसमें पहले 1 जाएगा, इसमें पहले 1 जाएगा, दैन उसके बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये दोनों ऑर्बिटल को हम ऐसे लिखते हैं कि एक क्या है, पाई 2px² है, एक सॉरी पाई 2px और पाई 2py है। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, दैन एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर से इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा, पहले ये फिल हो जाएंगे जब आगे का लेवल फिल होगा। तो इसलिए इसमें पाई 2px² में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और पाई स्टार 2py में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और तो इसके बाद अभी क्या देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो बॉन्डिंग कितने हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स, 2, 4, 6, 8, 10, तो 10 कितने हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग काउंट कर लेते हैं एक बार, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 4, 6 और एक 7, तो 10 - 7 कितना आ गया है, 3/2 और 1/5, तो यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1/5 हो गया है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है वेयर NB = क्या हो गया, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, Na = क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो आप शो कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दैन अभी इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए हायर बॉन्ड ऑफ O2 पॉजिटिव सो डैट इट इज़ मोर स्टेबल दैन O2 नेगेटिव। तो जो O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ज़्यादा है, तो वो क्या शो कर रहा है कि वो मोर स्टेबल है, क्योंकि हमें क्या पता है बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। एक तो स्टेबिलिटी का बताना था, एक हमें बताना था कि इनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर है वो क्या है। तो बोथ स्पीसीज हैव अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो बोथ आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो देखिए आप यहाँ पर इस वाले में O2 जो नेगेटिव है इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि पाई स्टार 2py में, अब वहाँ पे लिख सकते हो O2 नेगेटिव हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार 2py1, सो इट इज़ पैरामैग्नेटिक।
देन उसके बाद O2 पॉजिटिव की बात करें तो इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किस में, पाई स्टार 2p x1 में है। x1 एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसी वजह से ये भी पैरामैग्नेटिक है और ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन था आपका यूजिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कंपेयर द बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जीज देख ली हैं इसकी क्या क्या हो रही हैं, कैसे कैसे इसका लेवल जो है एनर्जी लेवल्स है वो देख लिया है, बॉन्ड ऑर्डर देख लिया है, देन स्टेबिलिटी देख लिया है। और स्टेबिलिटी का आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, आपको पता है ना स्टेबिलिटी का क्या होता है, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे भी आप लिख लीजिए। और उसके बाद आपने जो है मैग्नेटिक बिहेवियर भी इनका लिख दिया है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। तो इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन ये भी एनसीईआरटी से मैंने लिया था, इम्पॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही था। तीनों क्वेश्चन आज के जो है एनसीईआरटी से ही लिए हुए हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू।